हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आपको एक समर कैंप की गतिविधि का एक होमवर्क दिया गया था और ये जब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा तो आप में से कई बच्चों ने मुझे पूछा कि मैम इसमें क्या करना है। तो आपके लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिससे आप इस समर कैंप की गतिविधियाँ आसानी से कर पाएंगे और आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले आपने इस समर कैंप के उद्देश्य समझने हैं। इसका उद्देश्य है आप में रचनात्मक चिंतन का विकास होगा और आपको कार्य करने का अवसर मिलेगा। आप अपनी संस्कृति को जानेंगे और संस्कृति को सीखेंगे। पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण का हमारे जीवन में महत्व को समझ पाएंगे। आपकी स्वस्थ दिनचर्या कैसी हो और इसका कैसे पालन किया जाए, आप स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से जागरूक हो, ये इस समर कैंप का उद्देश्य है। प्यारे बच्चों, ये समर कैंप 1 जून से 30 जून तक का इसका टाइम पीरियड है, समय अवधि है। और इस समर कैंप में कुल 16 गतिविधियां हैं जिसमें कुछ शैक्षणिक हैं, कला है, शिल्प है, संगीत है, परिवार की संस्कृति और प्रकृति से संरक्षण के संबंध में है। इसके अलावा इसमें एक समय सारणी भी दी गई है। आप इस समय सारणी का उपयोग करके अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करेंगे। तो सबसे पहली जो शैक्षणिक गतिविधि है वह है कहानी का वाचन और लेखन। कहानी का वाचन और लेखन। कहानी पढ़ें और सुनाएं। कहानी को पढ़ना है और सुनाना है। आपने अपनी पाठ्य पुस्तक से या फिर कोई अन्य आपकी प्रेरक पुस्तकें होंगी उनमें से कोई एक कहानी पढ़नी है और उसको अपने परिवार के सदस्यों या फिर अपने दोस्तों को सुनाना है। दूसरी गतिविधि है सुनो और लिखो। सुनना है और लिखना है। आप अपने बुजुर्गों से, दादा दादी, नाना नानी या माता पिता या अपने भाई बहन जो बड़े हैं उनसे कोई कहानी सुन सकते हो और उस कहानी का सुनने के बाद आपने उस कहानी का शीर्षक लिखना है और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली इसको आप लिखेंगे। आपकी जो तीसरी गतिविधि है इसमें मेरी अपनी रचना। अपनी रचना का मतलब जो मैंने सोचा है, जिसकी मैंने कल्पना की है। तो ऐसी आपकी कोई कविता हो सकती है, कोई कहानी हो सकती है और आप उसका शीर्षक भी लिखेंगे। बहुत सुंदर ढंग से आप उसमें रंगीन चित्र भी बना सकते हैं और अच्छे लेख में इसको लिखिएगा और अपना वीडियो भी इसमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। चौथी जो गतिविधि है वो है सुलेखन का अभ्यास। अच्छा लेखन, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस। बच्चों, अच्छा लेख हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। अच्छे लेख का देखने वाले पे या सामने वाले पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आपने इसमें क्या करना है, प्रतिदिन लगभग 10 दिन तक सुंदर लेख लिखने का आपने अभ्यास करना है। और इसके लिए आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत भाषा के जो वर्ण हैं, जो शब्द हैं या जो वाक्य हैं उनका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें आप अपने अभिभावकों की भी मदद ले सकते हैं और अभिभावकों से भी हमारा अनुरोध होगा कि आप ज़रूर बच्चों को इन गतिविधियों को संपन्न करवाने में उनका मार्गदर्शन करेंगे, सहयोग करेंगे। 5वीं जो गतिविधि है वो है यात्रा संस्मरण लेखन। आपकी इन छुट्टियों में कहीं की विजिट होती है, कहीं आप यात्रा पे जाते हो, उस स्थान को आपने उसका नाम, उसकी क्या विशेषता है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का खान पान कैसा है। चाहे आप बहुत नज़दीकी भी जाओगे फिर भी आपने ज़रूर लिखना है कि आपको वहाँ क्या अलग से मिला और इसको आपने एक यात्रा की डायरी बनानी है और फिर स्कूल खुलने पे बच्चों हम इसको देखेंगे। इसके बाद आपकी जो अगली गतिविधि है 6वीं, वो है
मेरी संस्कृति। मेरी संस्कृति, इसमें जो 8वीं गतिविधि है, मैंने सीखी एक नई स्वादिष्ट व्यंजन विधि। एक नई स्वादिष्ट व्यंजन की विधि। अब ये स्वादिष्ट व्यंजन क्या है? स्वादिष्ट व्यंजन जो कुछ भी बना सकते हो तुम अपने पेरेंट्स से पूछ करके। तो आप उस व्यंजन का नाम लिखोगे, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, कितने समय में वह व्यंजन तैयार होता है, और उस व्यंजन के क्या स्वास्थ्य के लिए लाभ है, ये आप लिखोगे। जो अगली गतिविधि है हमारी 7वीं, वह है अपनी संस्कृति से मैंने सीखा। जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, आए दिन विद्यालय में हम कल्चर के बारे में आपको बताते रहते हैं। तो उसमें आपने अपने परिवार के सदस्यों से अपनी परंपरागत नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला, शिल्प या खान पान या परंपरागत वेशभूषा, इसके संबंध में जो भी कुछ जानकारियाँ लेनी है वो अपने बड़े बुजुर्गों से, गांव वालों से लेनी है। और इसमें आप कोई गीत या लोकगीत उसको सुना सकते हो, कोई चित्रकारी या पेंटिंग अच्छी सी बना सकते हो, वाद्य यंत्र को बजाना सीख सकते हो, हारमोनियम, तबला, ढोलक, बांसुरी, जो कुछ भी आपका इंटरेस्ट है, जहाँ रुचि है। अपनी लोक संस्कृति पे आधारित कोई लोक नृत्य को सीख सकते हो। फिर हमारी परंपरागत वेशभूषा, पहले के लोग कैसे पहनते थे, या हमारी परंपरा में क्या क्या पहनावा है, क्या जेंट्स पहनते हैं, क्या लेडीजें पहनती हैं, इसको आप जान सकते हो या स्वयं भी पहन करके देख सकते हो। और मिट्टी या लकड़ी से किसी वस्तु को बनाना सीख सकते हो। तो ये हमारी अपनी संस्कृति से सीखने की गतिविधि है। प्यारे बच्चों, जो अगली गतिविधि है वो है सिखाने का आनंद व अनुभव। सिखाने का जो आनंद व अनुभव है, इसके बारे में हमने 8वीं गतिविधि देखनी है। तो इसमें है सबसे पहले ध्यान देने की प्रक्रिया, जो माइंडफुलनेस का अभ्यास हम आपको आनंदम के वादन में करवाते रहते हैं। तो इसको स्वयं करते हुए परिवार के सदस्यों को भी आपने सिखाना है और उसका अनुभव भी यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आपको बताई रखी है कि सांस की प्रक्रिया पे आपको ध्यान देना है। अपनी सांसों को, जो आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आती जाती हुई सांसों को आपने सहजता से महसूस करना है, उस पर ध्यान देना है। जब भी आपको आपकी ध्यान सांसों से हट जाए, फिर आपने अपना ध्यान वहीं सांसों पे स्थिर करना है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है और इसमें निरंतर सहज बने रहने का प्रयास करना है। आप इसके प्रति सजग रहेंगे। जब भी ध्यान भटकेगा, आप ध्यान को वापस अपनी सांसों पे ले आएंगे और इसका आपने निरंतर अभ्यास करना है। अभ्यास के द्वारा यह सब संभव हो जाता है। इसके बाद दूसरा, आपने ध्यान देकर सुनना है। माइंडफुल लिसनिंग, आपने ध्यान दे करके सुनना है। हमारे आसपास की आवाज़ है, पक्षियाँ चहचहा रही है, नदी की सुंदर कलकल ध्वनि है, जो भी हम प्लीजेंट साउंड अपने सराउंडिंग में, अपने चारों ओर सुनते हैं, आपने उस पर ध्यान केंद्रित करना है। और बहुत सुंदर हम प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण में इस प्रकृति के जीव जंतुओं की आवाज़ों को सुन सकते हैं। और इस अभ्यास को करते हुए भी हमने कोई ऐसी पूर्व धारणा नहीं रखनी है। इसके सुनने की जो प्रक्रिया होगी आपकी, ध्यान देकर सुनना, तो इसके प्रति आप सजग होकर के सुनेंगे। आपका ध्यान जो वातावरण में उपस्थित आवाज़ है उन पर सहज ही चला जाएगा और इसका ये आपको परिणाम मिलेगा कि आप अपने प्रेजेंट के प्रति, वर्तमान के प्रति बहुत अवेयर हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। इसमें जो तीसरी गतिविधि है वो है ध्यान देकर देखना। ध्यान देकर देखना। अब ध्यान देकर कैसे देखा जाता है?
जो भी कोई वस्तु है हमारे सामने, ध्यान देकर देखने का अर्थ है कि हम जो देख रहे हैं उसका वास्तविक स्वरूप हम देख रहे हैं। आमतौर पर जब हम कुछ भी देखते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे मन में पूर्व धारणा होती है, तो हम सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। हो सकता है हमने पहले उसके बारे में कुछ और सुना होगा और जो हम देख रहे हैं वो कुछ और है, तो हम इससे जो वास्तविक चीज़ है उस पर हम बहुत अच्छा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान देकर देखने से हम किसी वस्तु के अधिकतम पक्षों को हम देख सकते हैं, और जो कि अगर हम ध्यान देकर न देखें तो हम उसके बारे में उतना नहीं बता सकते हैं। जैसे आपके सामने अगर कोई पक्षी है, अगर हमने ध्यान से देखा तो हम उसका रंग देख सकते हैं, हम उसका चोंच देख सकते हैं, हम देख सकते हैं वह उड़ रही है या बैठी है, हम उसके तमाम पक्षों को देख सकते हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम फिर उसके बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे। इसके बाद जो अगली चीज़ है, आप अपने छोटे भाई बहनों को शरीर स्वस्थ व दिमाग चुस्त रखने के लिए बताई गई आदतों को नियमित रूप से करने में मदद भी करेंगे, स्वयं भी करेंगे और बड़ों को भी सिखाएंगे यदि घर में कोई इंटरेस्टेड हो तो। अब आप जानते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे जीवन का जो पहला पहलू है वो है स्वस्थ शरीर। सबसे ऊपर जीवन में होता है स्वस्थता। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बहुत अच्छी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शरीर स्वस्थ रखना है। अब इसके लिए कुछ नियमित बातें ज़रूरी हैं। जैसे आप प्रतिदिन सुबह अपने ब्रश करोगे, अपने दांतों को साफ रखोगे, बालों पे कंघी करोगे, अपना बिस्तर साफ सुथरा रखोगे, स्वयं अपनी चादर झाड़ोगे, खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से धुलोगे, आप पौष्टिक भोजन लोगे। आप जानते हैं बैलेंस डाइट, इसलिए वह जो ये स्वास्थ्य का जो कॉन्सेप्ट है यह बहुत प्राइमरी क्लासों से शुरू हो जाता है और वहाँ आपके सिलेबस में भी दिया रहता है। तो यहाँ भी आपको प्रत्येक क्लास में स्वास्थ्य के संबंध में कुछ न कुछ दिया रहता है। इसका मतलब आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। आपको पौष्टिक भोजन खाना है, जंक फूड, फास्ट फूड, ये कोल्ड ड्रिंक, ये इस तरीके का भोजन नहीं लेना है। आपको प्रतिदिन योग का अभ्यास करना है, जिसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। आप ध्यान तो अभी हो ही गया है, जो माइंडफुलनेस है, इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार के आसनों को कर सकते हो, जिसमें लेटे, खड़े, पेट के बल लेटे, पीठ के बल लेटे, खड़े, और कई प्रकार के इसमें आसन हैं। और फिर अपने सांसों को मजबूत बल देने के लिए, स्ट्रेंथन देने के लिए आप प्राणायाम, जिसमें श्वास प्रश्वास का निरंतर अभ्यास किया जाता है, इसके लिए आप मदद ले सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जा सकता है कि हमारे आयुष मंत्रालय ने क्या क्या अभ्यास इस दिन के लिए रखे गए हैं, और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कितना अभ्यास योग का करना चाहिए, उसमें कितने उसके अंग हैं, जो अष्टांग योग कहा गया है, तो उसके बारे में आपको बताया जा सकता है। तो ये आपके स्वास्थ्य के संबंध में परिचर्चा हुई। प्यारे बच्चों, इसके अलावा हमारी धरती माँ जो, और इसकी जो 10वीं गतिविधि है, इसमें प्रकृति में आपने खोजबीन करनी है। और ये खोजबीन कैसी है, एक खेल के जैसा है, यानी कि आपने अपने घर के आसपास प्रकृति में कुछ वस्तुएं ढूंढनी है और उन वस्तुओं की आपने सूची बनानी है। जैसे आपने फलदार पेड़ों के नाम लिख दिए, 5 फलदार पेड़ों के नाम लिख दिए। आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, संस्कृत में लिख सकते हो, या फिर अपनी भाषा में, गढ़वाली भाषा में लिख सकते हो। 5 जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम लिख सकते हो, आप फूलों के नाम लिख सकते हो। अलग अलग रंग और आकार की पत्तियों को ढूंढना और उसके चित्र बना सकते हो, जैसे पीपल की पत्ती, आम की पत्ती, बेल की पत्ती,
या फिर अमरूद के पत्ते, उनको आप अलग अलग, सबके आकार अलग अलग है, तो इनके आप रंग चित्र बना सकते हो। या फिर आप बादलों का अवलोकन, ऊपर बादल दिखते हैं और उनका आकार, उनका अवलोकन, उनके बारे में लिख सकते हो। तो इस खेल को आप 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी भी कर सकते हैं। और मैंने पौधा उगाया और पेड़ लगाया, जो हमारी 11वीं गतिविधि है, उसको हम देखेंगे अभी। बीज को बोकर पौधा उगाना, बीज को बोना है और पौधे को उगाना है। तो बच्चों, आप जानते हैं सब घर में खेतीबाड़ी वाले हैं, तो इस गतिविधि में आपको बीज बोना है और पौधे को उगाना है। कैसे हमने ये पौधा उगाया, इससे पहले हमने क्या किया, बीज के अंकुरण में कितना समय लगा, और क्लास 8 में तो है भी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें काफ़ी कुछ दिया गया है। उसके बाद जो 12वीं गतिविधि है आपकी, वो है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण हर साल विद्यालयों में भी होता है और आपको भी इसमें इन गर्मियों की छुट्टियों में वृक्षारोपण करना है। और उस रोपित वृक्ष को, जो आपने पौधा लगाया है, उसको आपने खाद और पानी देना है, उसकी देखभाल करनी है। इस महीने आपके दोस्तों के कोई जन्मदिन आ रहे होंगे, हैप्पी बर्थडे आ रहे होंगे, तो उस दिन भी आप कोई पेड़ पौधा लगा सकते हो, या फिर आप उसको गिफ्ट के रूप में एक पौधा दे सकते हो। जो 13वीं गतिविधि है, वो है बीज का संग्रह करना। देखो बच्चों, हमारे घरों में कई प्रकार के बीज होते हैं और हम सब अधिकतर लोग खेतीबाड़ी से आते हैं। तो यहाँ सब्जियों के बीज हैं, कद्दू, लौकी, आड़ू, खुबानी, नींबू, माल्टा, बहुत सारे बीज हमारे घरों में होते हैं, भिंडी, तोरी। तो उन बीजों को आप एकत्रित करेंगे, फिर उनको सुखाएंगे और उनको आप एक बॉक्स में रख सकते हैं। और इन बीजों का प्रयोग आप अगला जो पौधा उगाएंगे उसको बीज बम बनाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा शब्द आ रखा है, बीज बम। अब बीज बम को बनाएंगे और उसको हमने फेंकना है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रकृति की रक्षा करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमने येन केन प्रकारेण अपनी धरती को हरा रखना है, क्योंकि ये इसी पृथ्वी से, इस धरती से ही हमारा पोषण, हमारा भरण, हम रहते ही ये इस पृथ्वी पे हैं। तो सब प्रकार से हमें अपनी इस प्रकृति की रक्षा करनी है। तो बीज बम बनाने के लिए आपने क्या करना है, मिट्टी लेनी है, बीज लेने हैं, पानी और गोबर, इन सब को मिलाना है और इसमें कोई भी मौसमी बीज डाल देना है जब जिस प्रकार का मौसम होता है। और इसमें इन मौसमी बीजों को डाल के, चाहे फलों के बीज हों, नींबू, माल्टा, अनार, अमरूद, कोई भी बीज है, इसको डालना है और इसको फिर छोटे छोटे गोले बनाने हैं। छोटे छोटे गोले बनाकर इसको 4 से 7 दिन तक धूप में सुखा देना है। और जब बरसात आएगी, हमारे यहाँ बरसात 15 जून के बाद आती है, यानी मानसून तब ही हमारे उत्तराखंड में पहुँच पाता है। तो 15 जून के बाद आपने इन बीज बमों को फेंकना है। आप पहाड़ पे फेंक सकते हैं, कहीं गहरी घाटी में डाल सकते हो, या हमारे आसपास, आपके आसपास कोई बंजर भूमि होती है, उसमें आप इसको डालोगे, जिससे कि वह वहाँ उगेगा और नए पौधे वहाँ अंकुरित हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इस धरती की हरियाली को भी बना सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा बीज बम का बनाना। अब इसके बाद जो इस बीज बम को बनाने में अभिभावक महोदय से भी हमारा निवेदन होगा कि आप बच्चों की इसमें मदद करेंगे। और इसके अलावा जो अगली गतिविधि है हमारी, वह है पक्षियों को दाना पानी देना। आजकल बहुत गर्मियों का मौसम है और पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमने एक वर्ड फीडर बनाना है और वहाँ पे उन चिड़ियों के लिए, उन पक्षियों के लिए पानी और दाना देना है। और ये बहुत जीवन का पुण्य का काम भी होता है बच्चों, बहुत नेक कार्य है और इसके जो परिणाम होते हैं वो हमें भविष्य में देखने को मिलते हैं।
अगली जो गतिविधि है 16वीं, वह है बेकार से सर्वोत्तम। जो हमारा बेकार हो गया है मटेरियल, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं, तो जो बेकार की चीज़ें हैं उनसे हमने सर्वोत्तम अच्छा बनाना है। तो इसमें हम क्या बना सकते हैं, जैसे हमारे बेकार चीज़ें क्या होती हैं, बोतलें होती हैं, गत्ते होते हैं, अखबार, पुराने कपड़े, ख़राब टायर, कई वस्तुएं ऐसी होती हैं। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, जैसे हम बोतलों का नीचे का हिस्सा काट करके उनको उल्टा लटका करके हम उनमें छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। गत्तों से हम पेन रखने के लिए, पेंसिल रखने के डब्बे बना सकते हैं। पुराने कपड़ों से हम उनको काट करके कोई डिजाइनदार चीज़ें बना सकते हैं। या फिर हम प्लास्टिक की बोतलों से या प्लास्टिक के कटोरों से बर्ड फीडर बना सकते हैं, पक्षियों के लिए जो भोजन देने का बना सकते हैं। बीज के संग्रह का बॉक्स बना सकते हैं। या फिर हम रस्सी से हम मैट, जो हमारी चटाई होती है, इससे बना सकते हैं। पुराने शर्ट और कमीज, जो पुराने कपड़े होते हैं, इससे हम एप्रिन बना सकते हैं, पेन का स्टैंड बना सकते हैं। तो ये हमारी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका समर कैंप 2022 का पूरा जो दिया गया था उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फिर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। जब हम आपको जुलाई में मिलेंगे तो आप हमें अपनी समर कैंप की हुई गतिविधियों के बारे में बताएंगे, हमें दिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों।